प्रधानमंत्री मोदी या फिर एनडीए सरकार की जो आर्थिक नीति रही उसका मुख्य फोकस है क्या? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की जो आर्थिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 की श्रेणी से निकाल करके 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। ये बड़ी बात है। रूस कोविड महामारी, रूस यूक्रेन संघर्ष, इजराइल हमास संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यूपीए की सरकार का फोकस था अधिकारों पर, जबकि मोदी सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर बल दिया है। यूपीए की सरकार में मनरेगा और दूसरी सब्सिडीज के जरिए केवल मांग को बढ़ावा देने पर फोकस रहा और सप्लाई की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि एनडीए सरकार ने सप्लाई यानी ऐसी सुविधाओं के निर्माण को केंद्र में रखा जो सभी के विकास को बढ़ावा दे सकें। देश में सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सतत विकास मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। जीएसटी को लागू करना, बैंकिंग व्यवस्था को, एनपीए को काबू में रखना, आईबीसी के जरिए कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को संभालने पर भी ध्यान दिया गया। मोदी सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा को सीधे तौर पर आउटकम के साथ जोड़ा और मूलभूत समस्याओं के निदान पर मिशन मोड में काम किया। सरकार के द्वारा किए गए वायदों और जमीन पर किए गए काम का अंतर अब कम हुआ है। योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास। जनधन आधार मोबाइल की त्रिशक्ति के जरिए गवर्नेंस को पारदर्शी बनाया और इसी आधार पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना बड़ी उपलब्धि रही। वित्तीय अनुशासन के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश रखा गया। आत्मनिर्भर भारत पर भरोसा, विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य मोदीनॉमिक्स के केंद्र में है। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई है, पीएसयू बैंक्स का सशक्तिकरण, मेक इन इंडिया का अभियान और अब महंगाई में कमी और कौशल विकास पर जोर। ये बड़ी बातें मोदीनॉमिक्स और आर्थिक नीतियों के फोकस की। और चलिए अब हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चरण सिंह जो कि अर्थशास्त्री के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और शुभमय भट्टाचार्य जी जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। दोनों ही मेहमानों के साथ अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मोदीनॉमिक्स यानी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के केंद्र में क्या कुछ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शुभमय, आप ही से शुरुआत करते हैं। अगर हम थोड़ा सा तुलना करें यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, तो बीते अगर 10 साल और 10 साल का कंपैरिजन करें तो आपको वो कौन से बड़े डिफरेंसेस दिखाई देते हैं? अगर अब तक मेरी आवाज़ आ रही है सुमन जी? हाँ, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक है। तो सवाल मेरा यही था कि यूपीए और एनडीए सरकार के इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक अंतर क्या दिखाई देता है? अभी तक देखिए, खासकर उससे ज्यादा, तुलना से ज्यादा मैं ये कहूंगा पिछले 10 साल से और अभी का जो शुरुआत हुआ है, एक काफी जिसे कहते हैं पेस ऑफ एक्टिविटी का बहुत ज्यादा पेस शुरू हुआ है। बहुत सारे ऐसे घोषणाएं किए जा रहे हैं जो मतलब गवर्नमेंट शुरुआत में ही करके, खासकर इकोनॉमिक क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल सिटी क्लस्टर्स, साथ में जैसे सिंगापुर या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान्स, इन सब से दिख रहा है द गवर्नमेंट इज इन अ हरी कि भाई हमें बहुत कुछ दिखाना है और बहुत कुछ करना है जो इकोनॉमी के लिए सिग्नल्स के हिसाब से ये बहुत यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि ये सारी चीजें बताते हैं कि सरकार जो अपने जैसे सेमीकंडक्टर पॉलिसीज वगैरह जो शुरुआत बहुत जल्दी रोल आउट करना चाहते हैं, और ये रोल आउट करने से फायदे का इंटेंशन जो है, इससे फायदा ये होता है कि लोगों को एक जो मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स या जो इन्वेस्टर ही है जिसको कॉर्पोरेट प्लानिंग करना है, उनके लिए बहुत जल्दी सिग्नल आ जाता है। ये मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पहले पीरियड से अभी के पीरियड में, कि बहुत जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट्स के जो सेक्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स की जो एरियाज हैं, इन्वेस्टमेंट्स की जो प्लान्स है, उसको काफी जल्दी से उनके ब्लूप्रिंट तैयार करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है जी। डॉक्टर चरण सिंह, अब आपसे समझना चाहते हैं, अगर रिफॉर्म्स पर हम ध्यान दें तो गवर्नेंस पर बहुत ही फोकस रहा और लास्ट माइल जो डिलीवरी है उस पर हमने देखा कि मोदी सरकार का फोकस है। आप क्या मानते हैं मोदीनॉमिक्स की वो कौन सी 3-4 बड़ी चीज़ें जो भारत की आर्थिक नीतियों को अब एक अलग दिशा दे रही हैं? मैं तो मानता हूं कि सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि हुई है वो आइडियोलॉजिकल उपलब्धि हुई है। जहां पर एकदम करके ये प्रेशर आया था 2014 में और अब तक वो चल रहा है कि हम लोग भारतीय हैं और हमारा भारतीय मॉडल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ वो थोड़ा भिन्न है, और वो जो भिन्नता है
उस पर काफी ज्यादा जोर मुझे दिखा है। आप जानते हैं कि मैं 1984 से देख रहा हूँ पॉलिसीज को, जब से मैं रिजर्व बैंक पॉलिसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था, और अब तक बहुत ज्यादा भिन्नता दिख रही है। पर सबसे बड़ी भिन्नता वही है कि जो हम लोगों ने मूल तौर पर कहा है कि हमारा ये भारतीय मॉडल है, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो दुनिया में जैसे एक डंका बजा है इंडियन मॉडल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ का। आप जानते हैं ग्रोथ के लिए हमें 4-5 पहलू हैं, मैं इस तरीके उनको बयान करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल जो बैंक प्रोवाइड करते हैं इस स्थिति में जो हमारी इमर्जिंग मार्केट है, और लेबर जो हमारे पास डिविडेंड है, और हमारे पास लेबर बहुत है, युवा शक्ति हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो सरकार ने क्या किया, इन दोनों को एंगेज करने के लिए आपने जैसे कहा बैंकों को भी मजबूत बनाया, उनको रैशनलाइज किया, बड़े बड़े बैंक बना दिए, और लेबर के लिए क्या किया, एमएसएमईज पे जोर दिया। एमएसएमईज पे जोर दिया और कुछ लार्ज इंडस्ट्री भी बनी, पर जो लार्ज इंडस्ट्री होती है वो ज़्यादातर लेबर को उतना एंगेज नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटेड होती है और ग्लोबली उनको बहुत कम्पिटिटिव होना पड़ता है। तो एमएसएमईज पे भी बहुत जोर दिया। ये दोनों पहलू देखते हुए फिर क्या हुआ, फिस्कल पॉलिसी पे जो वित्तीय नीति है उसमें आपने खुद ही कहा, पर जीएसटी लागू करना, जीएसटी काउंसिल बना लेना, टैक्स रिफॉर्म्स करना, और टैक्स को कई कई जगह पे टैक्स को कम किया है, वो बहुत बड़ा पहलू रहा। फाइनेंशियल सेक्टर में जब आप कहते हैं कि डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो उसका फायदा तभी है कि अगर सब लोग भागीदारी करेंगे फाइनेंशियल मैटर्स में। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को जिस तरीके बढ़ाया, मुद्रा लोन दिए, और ये छोटे छोटे लघु लोन देने से जो लोगों को रेडी पटरी वालों को जोड़ लिया, मेरी राय में ये बहुत बड़ी बात है। चौथा पहलू जो मैं कहना चाहूंगा, उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि एल्डरली का भी ख्याल रखा गया, जो विमेन है उनका भी ख्याल रखा गया। तो जो फ्री राशन दिया जा रहा है, कोविड के दौरान जो फ्री वैक्सीन और मेडिसिन दिए गए, जो आपने कहा कि गरीबी रेखा से ऊपर 25 करोड़ लोगों को उठाया है, वो ऐसे ही नहीं हुआ है, उसके पीछे बहुत ज्यादा नीति और मजबूती गई है। तो मैं ये पहलू समझता हूँ, लोगों को साथ लेके चलना, वित्तीय और फाइनेंशियल सेक्टर पॉलिसीज में इतनी बड़ी तब्दीली लेके आना। लास्ट चीज जो मैं कहनी चाहूंगा कि बोल्ड डिसीजंस की जो शक्ति दिखाई है, हुए या नहीं हुए बात नहीं है, पर जो बोल्ड डिसीजंस की जो शक्ति दिखाई है वो एकदम बहुत भिन्न है। डीमोनेटाइजेशन कर देना और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए लॉज लेके आना, ये मेरी राय में प्रदर्शन था कि अगर बोल्ड डिसीजंस भी लेने पड़े तो हम लेने को तैयार हैं। ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ये सामने उभर कर बहुत अच्छे तरीके आए। जी, लेकिन एक चैलेंज शो में इस तौर पर कहा जा रहा है कि स्किलिंग और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो न केवल एनडीए बल्कि सभी सरकारों के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है कि महंगाई को काबू में रखा जाए। कई सारी सरकारें जो हैं महंगाई के नाम पर गिरी हैं पूर्व में, और हमेशा से रोजगार सृजन एक बड़ी चुनौती रहा है। ऐसे में जो अभी पॉलिसी चल रही हैं, आपको लगता है कि कुछ एड्रेस कर पाएंगी इन दोनों ही चैलेंजेस के मोर्चे पर? अजय, बिल्कुल। अब काफी डिफिकल्ट चैलेंज के ऊपर, डिफिकल्ट जिसे कहते हैं ट्रेड ऑफ के ऊपर आप बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स को अगर बढ़ाना है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है, तो निश्चित ही यह है कि वो मनी सप्लाई बढ़ता है, उसके तहत इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन्फ्लेशन, वो बढ़ने का चांसेस रहता है, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होता है, ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने का असर आएगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि वो बढ़ने से लोगों के ऊपर, कॉमन पीपल के ऊपर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास खासकर, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनको वो एक प्रेशर रहता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट देना हो, और तो साथ में इन्फ्लेशन का कुछ हद तक जिसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑलमोस्ट एसेंशियल हो जाता है किसी भी सरकार के लिए। ये बैलेंसिंग डिफिकल्ट है, और खासकर ये सरकार हैज बीन वेरी, इसीलिए शुरुआत से ही इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर बहुत फोकस रखे हैं कि इन्फ्लेशन के जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है,
उस पर उन्होंने बिल्कुल ढील नहीं दिया है। आरबीआई खासकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी क्लियरली बताए हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग में और इन्फ्लेशन के ऊपर हमने अभी तक विजय प्राप्त किए हैं, ये हम नहीं कहेंगे। ये एक बहुत यूजफुल संकेत है मार्केट्स के लिए कि गवर्नमेंट का बोरोइंग, गवर्नमेंट अपने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को प्रसार करते हुए भी इन्फ्लेशन के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखेंगे। जी जी, डॉक्टर चरण सिंह, आपसे समझना चाहेंगे कि मुश्किलों के बीच में, जो कोविड प्रबंधन के बीच में बहुत सारी इकोनॉमीज ने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ को अपनाया, भारत की पॉलिसीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? इन चुनौतियों के बावजूद भी हम सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। ऐसे में जो अप्रोच रहा पूरे कोविड के दौरान या फिर संघर्ष के दौरान रूस यूक्रेन के बीच में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो संघर्ष चला देशों के बीच में, वो चला एक्चुअली लेमन ब्रदर्स 2008 के बाद। पर अगर आप देखेंगे 2014 से क्या हुआ, जिस तरीके की हमने नीति रखी, जो दूसरा झटका ग्लोबल अर्थव्यवस्था को लगा वो लगा कोविड के दौरान, और फिर रशिया यूक्रेन वॉर का सप्लाई एंड ग्लोबल वैल्यू चेन का पूरा डिसरप्ट हो जाना। इन झटकों में अगर आप सबसे बड़ी बात देखें कोविड में, और यही गरीबी रेखा से लोगों को उबारने का एक बहुत बड़ा नीति थी, जो फ्री राशन दिया गया, फ्री मेडिसिन दी गई, इंश्योरेंस कवर किया गया 5 लाख का। अभी भी आपने देखा है हाल ही में बुजुर्गों के लिए 70 साल से ऊपर जो इंश्योरेंस कवर है, वो बहुत बड़ी अहम चीज। ज्यादातर लोग मुश्किल में आ जाते हैं, तकलीफ में आते हैं जब उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता है और दवाइयों के लिए पैसा नहीं होता है। अगर ये दोनों पहलुओं को संभाल लिया जाए तो आप देखेंगे काफी हद तक इन्फ्लेशन की मार से भी आदमी बच जाता है, और स्थिति जो पर्सनल फाइनेंसेस हैं वो स्थिति मजबूत हो जाती है। इन दोनों चीजों पे, इन दोनों पहलुओं पे कोविड से लेकर अब तक आप नोट करिएगा कि जिस तरीके सरकार ने अपनी पॉलिसीज निभाई, उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी उसमें एडेड है। पर इन सब चीजों के दौरान सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ा दिया। तो वो मैं कहता हूं कि बाकी के देशों से भिन्न था। जब बाकी के देश इससे जूझ रहे थे और अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे थे, हमारे यहाँ नीति किस तरीके की अपनाई गई और बड़ी सोच समझ के अपनाई गई। उसका नतीजा ये हुआ कि बाकी के देश अभी इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने मनी सप्लाई बहुत बढ़ाया था, और यहाँ पर हम लोग की फास्टेस्ट ग्रोथ रेट इकॉनमी बन गई है। तो फास्टेस्ट ग्रोथ रेट इकॉनमी के पीछे यस ये भी रोल प्ले करती है। उसमें एजुकेशन और स्किल पे न्यू पॉलिसीज बनी है, उसको भी उनको भी संभाला गया। जी जी जी, चरण सिंह जी बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और शुभ भट्टाचार्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इकॉनमी टुडे में वक्त निकालने के लिए।